हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउ यू यहाँ पे अपनी डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक को परफॉर्म करके पूरे के पूरे अनडेड वर्ल्ड को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। ये देख करके लॉन्ग हॉचन बीच में आकर के हाउ यू के डिवाइन पनिशमेंट अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और हाउ यू को होश में लाने के लिए यहाँ पे लॉन्ग हॉचन उसकी सोल सी में जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ पे तुम्हें कोई खतरा नहीं है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हाउ यू अपने बिग ब्रदर को देख करके वहाँ पे शांत होता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन अपने हाउ यू और अपनी पूरी टीम को लेकर के टेलीपोर्ट हो चुका था सीधे ही अपने डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पोर्टल के सहारे हाउ यू के 8 हेड्स बाहर आते हैं। वहीं पे लॉन्ग हॉचन के सारे साथी भी हाउ यू के एक एक सर को पकड़ के वहाँ पे बड़े ही आराम से अपने वर्ल्ड के अंदर अपने साथी को लेकर के आ रहे होते हैं। वहीं पे हाउ यू के खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है अपने होम टाउन में वापस आकर के, जहाँ पे एंट्री होती है अब लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडफादर की। तो वहाँ पे हाउ यू के एक हेड को पकड़ करके कहते हैं कि फाइनली हाउ यू यहाँ पे आ चुका है। और ये सब चीज़ें देख करके लगता है कि हाउ यू का ये सफ़र बड़ा ही स्मूथली रहा है, तभी तो ये लिटिल गाय इतना ज़्यादा खुश है। तभी वहाँ पे सिमसियान कहता है कि अरे यहाँ पे हाउ यू खुश क्यों नहीं होगा ग्रैंडपा, आफ्टर ऑल हाउ यू अपने वर्ल्ड में जो रिटर्न आ गया है अपनी फैमिली के पास। ये सुन करके हाउ यू वहाँ पे ग्रैंडपा से प्यार करना स्टार्ट कर देता है और उनसे लिपटने लगता है। तभी वहाँ पे लिंजी कहता है कि अरे ग्रैंडपा, आपने नोटिस नहीं किया, हाउ यू यहाँ पे अब अपने 2 हेड को गेन कर चुका है, जिसमें से हाउ यू के एक सर के पास मेंटल एट्रीब्यूट की पावर है और दूसरे हेड के पास थंडर एट्रीब्यूट की पावर है। अब तो हाउ यू के पास टोटल 8 एलिमेंट्स की पावर आ चुकी है। वहाँ पे यंगर कहती है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा मैजिकल बीस्ट हाउ यू की तरह है ही नहीं जिसके पास 8 एट्रीब्यूट की पावर हो। हाउ यू, तुम सबसे बेस्ट हो। ये कहने के साथ वो हाउ यू के एक सर के साथ और भी अच्छे से खेलने लगती है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन अपने सारे ही साथियों से कहता है कि जब यहाँ पे हाउ यू अपने 2 नए सर को इवॉल्व कर चुका है तो क्यों ना हम लोग इनका नाम रख दें। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन उन दोनों ही सर को अपने पास बुलाता है और उन लोगों की पावर के अकॉर्डिंग उनका नाम रखने लगता है। यहाँ पे लॉन्ग हॉचन ने हाउ यू के गोल्डन वाले सर का नाम रखा होता है लिटिल गोल्ड, और वहीं पे लॉन्ग हॉचन ने उस पर्पल यानी कि थंडर हेड का नाम रखता है लिटिल थंडर। ये दोनों ही हेड अपना अपना नाम पा करके बेहद खुश होते हैं और लॉन्ग हॉचन और सबसे वो लोग चिपकना शुरू कर देते हैं। इनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना बिल्कुल भी नहीं होता है। मगर तभी वहाँ पे जो लिटिल गोल्ड हेड था वो लॉन्ग हॉचन से हाथ को फैलाने के लिए बोलता है। लॉन्ग हॉचन जैसे ही ये करता है वो लिटिल गोल्ड अपने मुंह के अंदर से एक गोल्ड फिश को बाहर निकालता है, जिसे देख करके लिंसी एकदम दंग हो जाता है और करीब आकर के उस गोल्ड को देखने लगता है। वहीं पे उस गोल्ड फिश को देख करके यंगर भी अपने हाथ को फैला देती है और लिटिल गोल्ड से एक और गोल्ड फिश मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लिटिल गोल्ड वहाँ पे तुरंत यंगर को भी एक गोल्ड फिश दे देता है। ये देख करके वो बेहद खुश होती है और उससे खेलने लगती है। तभी ग्रैंडपा लॉन्ग हॉचन के हाथ से उस गोल्ड फिश को उठाते हैं और वहाँ पे लॉन्ग हॉचन को बताते हैं कि इसके अंदर हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। ये बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कई तरीके के हाई टायर वेपन्स को बना सकते हैं। हॉचन, ये कमाल की चीज़ है। ये सुनकर के लिंजी तुरंत ललचाते हुए लिटिल गोल्ड के पास जाता है और कहता है कि हाउ यू का ये जो लिटिल गोल्ड हेड है ये तो हमारे लिए एक खजाना है, प्लीज़ लिटिल गोल्ड मुझे भी एक गोल्ड फिश दो ना। ये कहने के साथ वो यहाँ पे लिटिल गोल्ड को डराने लगता है। बेचारा लिटिल गोल्ड
डर करके इधर उधर भागने लगता है। और जैसे ही यहाँ पे लिंजी उसे पकड़ने वाला होता है तभी बीच में उसे बचाने के लिए यंगर आ जाती है और उससे कहती है कि लिंजी बेवकूफ़ कहीं के, तुम यहाँ पे लिटिल गोल्ड को डरा रहे हो, ऐसे भला थोड़ी ना वो तुम्हें गोल्ड फिश देगा। मगर लिंजी की लालच हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो तुरंत ही यहाँ पे यंगर को साइड करता है और कहता है कि प्लीज़ यंगर, तुम्हें तो मिल चुका है ना, मुझे भी एक गोल्ड चाहिए, मैं उस फिश गोल्ड से कई सारे एलेक्सर्स को बनाऊंगा। ये कहने के साथ लिंजी पागलों की तरह लिटिल गोल्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी लिटिल थंडर एक थंडर स्ट्राइक सीधा ही लिंजी को दे मारता है। लिंजी भागते हुए तुरंत यंगर के पीछे जाके छुप जाता है और उसके पीछे पीछे लिटिल थंडर भी आ रहा होता है। तभी लॉन्ग हॉचन तुरंत ही वहां पे लिटिल थंडर को पकड़ के अपने पास रख लेता है, जहां पे लिटिल थंडर लॉन्ग हॉचन से कहता है कि प्लीज मेरे ब्रदर को कोई बुली ना करे। तभी लॉन्ग हॉचन लिंजी से कहता है कि खबरदार, यहाँ पे लिटिल थंडर कह रहा है कि अगर किसी ने भी यहाँ पे उसके लिटिल गोल्ड को बुली किया तो वो यहाँ पे उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहा है कि कोई भी उसके छोटे भाई को बुली करे। ये सुन करके वहाँ पे लिंजी कहता है कि अरे मेरे भाई, मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने लिटिल गोल्ड को परेशान किया, इसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ लिंजी अपने पास से कई सारी छोटी छोटी फिश को बाहर निकालता है, जो कि लगभग 8 फ्राई फिश होती हैं, जिसे देख करके वहाँ पे थंडर काफ़ी तेज़ी से लिंजी के हाथ से वो सारी ही फिश को छीनता है और अपने भाई में एक एक फिश वो डिवाइड कर देता है, जहाँ पे उसके सारे ही भाई बारी बारी करके उन सारी फिश को कैच करके खाना शुरू कर देते हैं। जिसे देख करके यंगर कहती है कि यकीनन ये लिटिल थंडर सबसे ही लास्ट में बॉर्न हुआ है, मगर ये यहाँ पे अपने छोटे भाइयों का इस तरीके से ख्याल रख रहा है जैसे कि वो सबसे बड़ा है। यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि जैसा कि अब हाउ यू यहाँ पे फाइनली आ चुका है और वो पूरी ही तरीके से अब इवॉल्व भी हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक साथ ही हाउ यू का वेलकम करें। तभी हम देखते हैं कि हाउ यू के पूरे सर इधर उधर घूम करके मस्ती कर रहे होते हैं पूरे के पूरे लॉन्ग हॉचन के केबिन के अंदर। तभी वहाँ पे लिंजी, जो कि अपने कैमरे को निकाल चुका था और वो इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है, इसलिए वो अपने साथियों की फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लिंजी ने यकीनन बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ को क्लिक किया था इस दिन को यादगार बनाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि हाउ यू के पूरे ही सर एक साथ आ चुके थे और वो आराम कर रहे होते हैं। वहीं पे ग्रैंडपा लॉन्ग हॉचन से कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम जब से रिटर्न आए हो तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि ग्रैंडपा, जैसा कि आप जानते हैं कि हाउ यू जैसे ही इवॉल्व हुआ था और उसके साथ मेरा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को डायरेक्टली मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। अब मैं सीधा ही 9th लेवल के 6th ग्रेड पे प्रमोट हो चुका हूँ। जिसे सुन करके वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि हाउचन, 9th रैंक के बाद तुम्हें पता है ना एक एक लेवल को ब्रेक थ्रू करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे तो हाउ यू ने विद इन सेकेंड तुम्हारा एक लेवल ब्रेक थ्रू करा दिया है, यकीनन ये हाउ यू की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार गिफ्ट है। जिसे सुन करके वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है यकीनन। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि ग्रैंडपा, जब हाउ यू भी यहाँ पे रिटर्न आ चुका है और फेरियातिन भी पूरी ही तरीके से इवॉल्व हो चुकी है, मेरी डॉन ऑफ लाइट पूरी ही तरीके से तैयार हो चुकी है डीमंस को हंट करने के लिए, और यकीनन फ्यूचर में जितने भी बैटल्स अब डीमन से होंगे हम लोग उनसे फाइट करने में एक कदम आगे होंगे, क्योंकि साइनर और मैं जब एक साथ वज्रा गार्ड कंबाइंड अटैक करेंगे डीमंस की आर्मी के ऊपर, हम लोग लगभग 25% डीमन आर्मी को ख़त्म करने की एक अटैक में एबिलिटी रखते हैं। वहीं पे हमारी यंगर, जो कि पहले सिर्फ एक ही गेट ऑफ लाइट को समन कर सकती थी, मगर अब वो 36 गेट ऑफ लाइफ को समन कर सकती है और कई सारे बीस्ट से ग्रुप अटैक भी करवा सकती है डीमन आर्मी के ऊपर। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी सक्सेस भी है और यंगर की इस एबिलिटी की वजह से हमारी टीम एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है। वहीं पे लिंजी अपनी यान त्यान हेवेली फायर का इस्तेमाल करके डीमंस के डिफेंसिव बैरियर को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है। उसके अटैक के सामने कोई भी डीमन का डिफेंस
काम नहीं आने वाला है। और वहीं पे हान यू अपने डिवाइन थ्रोन का इस्तेमाल करके अपनी डेथ एंजल की पावर को एक्टिवेट करके वो टूट पड़ता है उन सारे ही डीमंस के ऊपर। वो डीमंस अपनी ही पावर से हार रहे होते हैं हान यू के सामने। अब हान यू की पावर पहले से लाख गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वहीं पे यांग हैवी असॉल्ट फॉर्मेशन और साथ में गोल्डन आर्मर की वजह से उसकी एबिलिटी 10 टाइम बूस्ट हो चुकी है। और वहीं पे वोंग और सीमा सियान ये दोनों ही खास तौर से ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी यंगर और लेंजी के करीब ना आ सके। वो लोग उन दोनों के ही करीब आने से पहले ही सारे डीमंस को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से यंगर और लेंजी बड़े ही आराम से अपने अटैक को कास्ट कर सकते हैं और डीमंस के ऊपर टूट पड़ते हैं। और वहीं पे हमारे सारे ही मैजिकल बीस्ट पार्टनर वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकते हैं, जैसे कि मैकडल और इविल आई। ये दोनों का ही अब कॉम्बिनेशन अटैक इतना ज़्यादा वायलेंट हो चुका है कि हमारे ग्रुप में जो थोड़ी बहुत कसर थी इसे इन दोनों ने कंप्लीट कर दी। और हायू जो कि हमारा मोस्ट पावरफुल ट्रम्प कार्ड है, वो अकेले इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो अकेले ही पूरे के पूरे डीमन आर्मी को सप्रेस करने की ताकत रखता है। कोई भी डीमन वॉरियर हायू के ऑरा प्रेशर को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। वो उसके रेंज में आते ही खुद ब खुद इरेज हो जाएगा। और वहीं पे फैंग जो कि अपने थ्रोन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके बैटलफील्ड के अंदर हम सभी लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ और साथ में विजिबिलिटी को फैंग अपने थ्रोन की पावर से इतना ज़्यादा अपग्रेड कर देता है कि हम लोग बैटलफील्ड के अंदर छोटी सी छोटी चेंजेस को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और साथ में हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि हम बड़े ही आराम से खुद को स्टेबल करके उनसे फाइट कर सकते हैं। और वहीं पे आखिरी फेरी यातेन जो कि अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके बैटलफील्ड के अंदर जितने भी ह्यूमंस वहां पे फाइट कर रहे होते हैं उन सबको हील करने की एबिलिटी रखती है, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में अगर कोई घायल होता है फेरी यातिन उसे तुरंत ही हील करके उसकी पावर को बूस्ट कर देगी। अब हमारे सामने कितने भी पावरफुल डीमन गॉड्स या फिर उनकी आर्मी क्यों ना आ जाए, हमारे पास इतनी पर्याप्त स्ट्रेंथ है कि हम उनसे डट करके लड़ सकते हैं। हम उन्हें हराने की एबिलिटी रखते हैं। मेरी डॉन ऑफ लाइट टीम पूरी ही तरीके से अब स्टेबल और एकजुट हो चुकी है। लॉन्ग हॉचन की बात को सुनकर के ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं और वो लॉन्ग हॉचन को बताते हैं कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जब 4 साल पहले होली वॉर हुई थी तो हमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था और 6 ग्रेट पासेस पूरी ही तरीके से अनस्टेबल हो चुके थे क्योंकि हमने मैन पावर बहुत ही बुरी तरीके से खो दिया था। मगर अब हमारी पूरी की पूरी अलायंस एकजुट हो चुकी है, 6 मेजर फोर्सेस भी एकजुट हो चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने कई सारे हाई ग्रेड के वेपन्स को क्रिएट किया है जिसके अंदर अब मैजिकल पावर भी है और हर एक ग्रेड पास के पास 6 तरीके के मैजिकल वेपन्स मौजूद हैं। यानी कि हमारे 6 पासेस के पास जो एबिलिटी है वो हर एक पासेस के पास अब वो एबिलिटी है। साथ में हाउचेन हमारे जो अलायंस है उसमें अब 2 और टाइटल डीमन हंटिंग टीम ज्वाइन हो चुकी हैं और लगभग यहाँ पे टेम्पल मास्टर जो कि लगभग 63 ज्वाइन हुए हैं 9th रैंक के एक्सपर्ट और साथ में 208 रैंक के मास्टर भी हैं। और साथ में हमारे नाइट टेम्पल के अंदर जो 36 प्लैटिनम सीट खाली थी वो भी अब फुल हो चुकी है। और साथ में जितने भी 8 ग्रेड से कम लेवल के कल्टीवेटर्स हैं उन्हें हम लोगों ने ट्रेनिंग करके पूरी ही तरीके से अब स्ट्रांग बना दिया है और उन्हें 6 ग्रेड अलायंस लीग के अंदर शामिल करके अलग अलग पासेस में यहाँ से भेज दिया गया है। अब हमारी अलायंस डिफेंसिव सिस्टम पूरी ही तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है और हमारी एंटायर अलायंस अब एक साथ जैसा कि आ चुकी है तो हम लोग प्री वॉर के लिए पूरी ही तरीके से प्रिपेयर हैं। तभी हाउचेन कहता है कि तो फाइनली अब हम लोग अपने ऑफिशियल प्लान को लॉन्च कर सकते हैं और काउंटर अटैक डीमंस के अगेंस्ट कर सकते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल अभी जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो पीक पे पहुंच चुकी है और ये जो ह्यूमंस की स्ट्रेंथ थी वो 6000 साल में कभी भी नहीं देखी गई थी। तो इस बार हम बिल्कुल पूरी ही तरीके से प्रिपेयर हैं उन सारे ही डीमंस की बैंड बचाने में।
अभी वहां पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि ग्रैंडपा, क्या रिसेंट में किसी भी डीमन ने कोई हरकत करने की कोशिश की है या फिर कोई उनकी एक्टिविटी। तभी वहां पे ग्रैंडपा कहते हैं कि हाउचेन, ऐसा कुछ भी नजर तो नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमंस का लॉस हुआ था उसी तरीके से डीमंस भी बहुत ही हैवी लॉसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि होली वॉर के अंदर 30 डीमंस गॉड मारे जा चुके हैं और साथ में 2 डीमंस गॉड पिलर भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी काफी टाइम लग रहा है रिकवरी में। अभी वहां पे हाउचन कहता है तो ये सही वक्त है डीमंस को मजा चखाने का। ये कहने के साथ वो आसमान में अपनी सारी ही आर्मी को देख रहा होता है, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है ग्रैंडपा जोंग की, जो कि कहते हैं कि हाउचन, एक बड़ी खबर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। डीमन हंटिंग टावर में अभी एक मैसेज रिसीव हुआ है डीमन गॉड फॉलिंग हंटिंग टीम के द्वारा। उन लोगों ने बताया है कि डीमन एम्परर फैंग जुई, जो कि फोर्सफुली फैंटेस्टी पैराडाइज के अंदर एंटर कर चुका है, वो भी अपने साथ 8 और 10 डीमन गॉड्स को लेकर के, क्योंकि हमें पता चला है कि डीमन एम्परर फैंग जुई इस समय अपना इमॉर्टल रैलम ब्रेक थ्रू करके सीधा ही गॉड रैलम में एंटर करना चाहता है। ये सुन करके वहां पे ग्रैंडपा कहते हैं, क्या डीमन एम्परर इमॉर्टल रैलम से सीधा ही गॉड रैलम पे ब्रेक थ्रू करना चाहता है, वो एक गॉड बनना चाहता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि ग्रैंडपा, अगर ऐसा ही चलता रहा और डीमन एम्परर एक गॉड बन गया तो हमने जो भी प्लानिंग की है अब तक वो फेल हो जाएगी। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता और हमें फैंटेस्टी पैराडाइज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन एम्परर ने फैंटेस्टी पैराडाइज की सील को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर अपने 2 डीमन गॉड्स के साथ एंटर कर चुका था। और वो उन सबको आदेश देता है कि वो इन फैंटेस्टी पैराडाइज को चारों ही तरफ से अपनी पावर से सील कर दें और साथ में चारों ही तरफ वो सर्च करें डिवाइन स्पार्क का। ये सुनकर के वो दोनों ही डीमन गॉड अपनी पावर को रिलीज करते हैं और पूरे के पूरे फैंटेस्टी पैराडाइज को सील करने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर से डिवाइन स्पार्क को ढूंढने लगते हैं, जिसका इस्तेमाल करके डीमन एम्परर अपना फाइनल ब्रेक थ्रू कर सकता है गॉड रैलम में। तभी हम वहां पे फैंटेस्टी पैराडाइज के गार्डियन को देखते हैं, जो कि डीमन एम्परर को देख के कहता है कि फैंटेस्टी पैराडाइज का अभी तो खुलने का टाइम नहीं आया था, तो आखिर डीमन एम्परर यहाँ पे फोर्सफुली कैसे घुस सकता है। इसने तो यहाँ पे नेचर गॉडेस के बैरियर को तोड़ दिया है और ये यहाँ पे स्पार्क डिवाइन को ढूंढने के लिए आया है। अगर ये ऐसा कर लेता है तो वो अपना इमॉर्टल रैलम से सीधा ही गॉड रैलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा। ये सुन करके वहां पे यांजी कहती है कि अगर ऐसा हुआ, डीमन एम्परर को डिवाइन स्पार्क मिल गया, तो वो तो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अकेला गॉड बन जाएगा। उसे रोकने वाला यहाँ पे फिर कोई और मौजूद ही नहीं होगा और ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फिर अल्टीमेट वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। ये कह करके मिस यांजी वहाँ पे घबराने लगती हैं और तुरंत ही अपने हाथ को जोड़ करके वहाँ पे हाउचेन को आवाज़ लगाते हुए कहती हैं कि लॉन्ग हाउचेन, प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, पैराडाइज में बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। डीमन एम्परर अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पे फोर्सफुली घुस चुका है। हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उसे रोक सकें। हमें तुम्हारे फैंटेस्टी पैराडाइज को आज तुम्हारी ज़रूरत है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कमेंट करके जाइएगा।